साधना और विनोद बाबू अपनी प्रथम संतान का नाम अपने अपने नाम से मिलता जुलता रखना चाहते थे। दोनों अपनी अपनी दलील रख रहे थे। विनोद बाबू की माँ अम्मा जी उनकी नोक-झोंक सुन रही थी। कुछ देर बाद अम्मा जी ने सुझाव दिया, बोली, तुम दोनों अपने नाम को जोड़ दो, सावी नाम रख लो इसका। साधना और विनोद बाबू दोनों खुश हो गए। बड़ी देर से उलझी गुत्थी अम्मा जी ने पलक झपकते ही सुलझा दी। विनोद बाबू का अगरबत्ती का बड़ा कारखाना था। विनोद बाबू का कोई छोटा भाई न था। पिताजी जब वो 10 वर्ष के थे तभी गुजर गए थे, इसलिए कारखाने की देखरेख में अम्मा जी उनका सहयोग करती थी। वैसे ये कारखाना अम्मा जी के गृह उद्योग का ही बड़ा रूप था। सावी के जन्म के बाद सभी की दिनचर्या में परिवर्तन हुआ। सभी अपना अपना थोड़ा समय सावी के साथ बिताते। इससे साधना को मदद मिल रही थी और सावी को अच्छी परवरिश। घर का वातावरण खुशनुमा रखने में अम्मा जी का बड़ा योगदान रहता। सावी को पढ़ने में विशेष रुचि न थी। इस वजह से साधना बड़ी चिंतित रहती थी। वो बड़ी कोशिश करती सावी को किताबों के बीच बिठाने की, परंतु सावी का मन न लगता। उसकी हर कॉपी किताब, चाहे वो अंग्रेजी की हो या गणित की, वो लगती चित्रकला की ही। जैसे जैसे सावी बड़ी हो रही थी, उसका शौक भी बड़ा हो रहा था। अब वो कैनवास पेंटिंग करने लगी थी। त्योहार के उपहार, जन्मदिन के उपहार, हर मौके पर वो पेंटिंग का सामान ही मांगती और रंगों में डूब जाती। साधना ने समझा बुझाकर उसको बीए की डिग्री तो दिलवा दी, परंतु एक कागज के टुकड़े पर सावी और बीए का नाम एक साथ था, बस। अक्सर माँ बेटी में बहस हो जाती। साधना उसे कई बार कहती, जब तक तुम यहाँ हो तुम अपना सारा वक्त खुद पर खर्च कर सकती हो। तुम आगे क्यों नहीं पढ़ रही हो? आज के जमाने में सभी को पांव पर खड़ा होना चाहिए, चाहे लड़का हो या लड़की। सावी को बड़ा गुस्सा आता जब भी साधना उसे एमए का फॉर्म भरने को कहती। आप समझती क्यों नहीं? मेरा मन ही नहीं करता तो मैं कैसे पढूं? आपके कहने से मैंने बीए कर लिया ना, बस अब और मुझसे नहीं होगा। अम्मा जी उन दोनों की बहस रोज सुनती, परंतु किसी को भी गलत नहीं बता पा रही थी। एक दिन उन्होंने साधना से बात की। साधना, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारे मन में जो चल रहा है। सावी के भविष्य के बारे में सोचना बिल्कुल लाजमी है, लेकिन एक बात तुम्हें बताना चाहूंगी। सावी रोज रात कुछ देर चित्रकारी करके ही सोती है। उसके हाथों को रंगों से खेलने का शौक है। रंग उसकी अंगुलियों के कहे कहे खूबसूरती से फैलते हैं और उसके शौक को हुनर में बदल दो। उसका किसी पेंटिंग स्कूल में एडमिशन करवा दो। साधना ने असहमति दर्शाते हुए कहा, अम्मा जी, शौक अलग चीज है और शिक्षा अलग है। उसके ये शौक तो शिक्षा के साथ भी पूरे हो सकते हैं। वो एमए के साथ भी पेंटिंग तो सीख ही सकती है। अम्मा जी बोली, तुमने सावी को समझाने में कोई कमी तो रखी नहीं है। बचपन में भी जब जब तुमने उसके हाथ में पेन दिया और रंग लिए, उसने कभी मन से नहीं पकड़ा। अब तो वो बड़ी हो गई है। इस उम्र के बच्चे सबसे ज्यादा खुद की सुनते हैं। मुझे नहीं लगता वो अब और पढ़ पाएगी। इसे अब पेंटिंग स्कूल भेज दो। साधना जानती थी अम्मा जी बेवजह हस्तक्षेप नहीं करती। वो हर बात को सोच समझकर ही किसी के सामने कहती थी। दूसरे ही दिन साधना ऑल पेंटिंग इंस्टीट्यूट जाकर कैनवास पेंटिंग की सारी इंफॉर्मेशन लेकर आ गई। वो थोड़ी गंभीर थी। उसने रात को खाने के बाद विनोद बाबू और अम्मा जी के आगे जब पेंटिंग स्कूल के खर्च के बारे में बात की तो विनोद बाबू अवाक रह गए। एक पेंटिंग क्लास के पीछे लाखों का खर्च, ये कैसी समझदारी है? शौक के पीछे इतना पैसा खर्च करने से अच्छा है हम दहेज के पीछे खर्च करें। वैसे भी शौक एक ऐसा परिंदा है जिसे अमीर ही पाल सकते हैं, हम जैसे मध्यम वर्गीय नहीं। अम्मा जी बोली, विनोद, तू इसे दहेज में जो कुछ देगा वो सब इसका नहीं होगा और कभी तो वो खत्म भी हो जाएगा, लेकिन तू इसे जो शिक्षा या हुनर में देगा उस पर सिर्फ इसका हक होगा, वही इसका अपना सहारा होगा।
मेरे कहने से इसका दाखिला करवा दे। परंतु अम्मा, इतना महंगा शौक भविष्य में कोई पूरा नहीं कर पाया तब इसका हुनर तो व्यर्थ ही जाएगा ना। विनोद बाबू ने अपनी दलील रखी। नहीं विनोद, हुनर कभी व्यर्थ नहीं जाता। आज नहीं तो कल काम तो आता है, अम्मा जी विश्वास से बोली। कुछ देर जब विनोद बाबू चुप रहे तो अम्मा जी बोली, मैंने तेरे कारखाने में वर्षों काम किया है, आज मुझे मुआवजा चाहिए। अपनी पोती की फीस भरने के लिए मुझे पैसों की जरूरत है। साधना अम्मा जी के ब्रह्मास्त्र का असर विनोद बाबू के चेहरे पर देख रही थी। सभी के चेहरों पर मुस्कान थी। सावी की आंखें तो बंद थी, परंतु अपने वकील की जबरदस्त दलीलें उसके कानों में पड़ रही थी। मारे खुशी के उसकी नींद उड़ गई थी। उसकी दादी ने उसके शौक पर पंख लगा दिए थे, अब उसे उड़ने का इंतजार था। सावी को पेंटिंग स्कूल में बड़ा मजा आ रहा था। उसे जितना सिखाया जाता वो उससे ज़्यादा सीख कर आती। उसके टीचर्स ने उससे प्रदर्शनी में भाग लेने को कहा। पेंटिंग स्कूल हर वर्ष एक प्रदर्शनी का आयोजन करती। सावी जब प्रदर्शनी की तैयारी कर रही थी तभी साधना के माता पिता जिस गांव में रहते थे वहां के मुखिया जी का शहर आना हुआ, तो वो साधना से मिलने उसके घर आ गए। जब उन्होंने सावी को देखा, उन्हें सावी अपनी बहू के रूप में बड़ी पसंद आ गई। चाय नाश्ता कर उन्होंने अम्मा जी से अलविदा ली और गांव आ गए। गांव आते ही वो सबसे पहले साधना के माता पिता से मिलने गए और अपने दिल की बात उनके आगे रख दी। साधना के माता पिता खुद को धन्य समझने लगे। गांव के मुखिया के बेटे से खुद की नातिन का रिश्ता आया था, खुश तो होना ही था। उन्होंने सारी बात साधना को बताई। साधना ने कहा, मैं घर में बात करती हूँ, फिर बताती हूँ। ये कहकर उसने फोन रख दिया और खुद विचारों में डूब गई। क्या सावी सचमुच इतनी बड़ी हो गई? वो सचमुच इस घर से विदा हो जाएगी? शाम को जब अम्मा जी और विनोद बाबू आए तो उसने सारी बात विस्तार से बताई। मुखिया जी का प्रभावी व्यक्तित्व हर जगह अपनी छाप छोड़े हुए था। विनोद बाबू ने जहाँ कहीं जांच पड़ताल की, लोग यही कहते हैं, भाग्यशाली है आपकी बेटी जो उस घर से रिश्ता आया है। सावी को लेकर सब साधना के गांव पहुंचे। दोनों परिवार एक दूसरे से मिले। सावी और संयम ने एक दूसरे को देखा। संयम का व्यक्तित्व सुदर्शन था तो सावी भी सबको पसंद आ गई। चट मंगनी और पट ब्याह का प्रस्ताव रखा गया। अम्मा जी बोली, हमें कुछ तो वक्त दीजिए, शादी की हमने कोई तैयारी नहीं कर रखी है। मुखिया जी ने कहा, कैसी तैयारी? हमें कुछ नहीं चाहिए। भले ही हम गांव में रहते हैं, परंतु हमारी सोच आधुनिक है। अगले महीने की 20 तारीख तय रखते हैं। पंडित जी ने कहा है यह मुहूर्त उत्तम है। दोनों परिवार बेहद खुश थे। सावी भी बड़ी खुश थी। वैसे भी एक लड़की के लिए शादी की परिभाषा, नए कपड़े, गहने और सजने की अभिलाषा। सावी को प्रदर्शनी में भाग न लेने का थोड़ा रंज हुआ, परंतु शादी की तैयारी में ऐसी व्यस्त हुई कि वो सब भूल गई। दोनों परिवार बार बार मिलने लगे, कभी कपड़ों के काम से, कभी गहनों के काम से। हर बार दोनों परिवार एक दूसरे पर अच्छी छवि छोड़ जाते। आखिरकार शादी का दिन आ गया। शादी के जाने की घड़ी जैसे जैसे नजदीक आ रही थी, साधना उदास हो रही थी। अम्मा जी ने समझाया, साधना, उसे अपने घर हंसी खुशी भेजो, देखो वो कितनी खुश है। वैसे भी उसके नाना नानी तो उसके पास ही है ना। अब तुम भी साल में 2 बार पिहर जाना, एक बार माँ पिताजी से मिलने और एक बार बेटी से। साधना के चेहरे पर हंसी आ गई। विदाई के समय विनोद बाबू ने हाथ जोड़कर मुखिया जी से कहा, कोई कमी रही हो, भूल चूक हुई हो तो क्षमा चाहते हैं। मुखिया जी बोले, विनोद बाबू, मेरा बेटा आपका दामाद बाद में बना है, पहले आप हमारे गांव के दामाद हो। ये कहकर विनोद बाबू को गले लगा लिया। नम आंखों से दोनों परिवार एक दूसरे से अलग हुए। गांव आने पर शावी ने जब सजी हुई हवेली को देखा तो वो तय नहीं कर पाई कि ज्यादा सुंदर कौन लग रही है, दुल्हन बनी वो खुद या ये हवेली। मुखिया जी की पत्नी अन्नू ने सावी की आरती और नजर उतारी।
इतना लाड, प्यार और अपनापन सावी को सहज होने में मदद कर रहा था। संयम भी सावी का बड़ा ख्याल रख रहा था। सावी के पास बार बार आकर बोलता, किसी भी चीज की जरूरत हो या असुविधा हो तो मुझसे कहना। सावी के लिए सब कुछ नया था, परंतु सुखद था। सबके व्यवहार में अपनापन व सादगी थी। शाम को उसके नाना जी और मामा जी जब उससे मिलने आए तो मुखिया जी को सभी के साथ दावत पर आने का निमंत्रण दिया। दूसरे दिन मुखिया जी परिवार सहित सावी के ननिहाल पहुंचे। दोनों परिवारों ने भोजन किया, हंसी मजाक और शादी की बातें की और अलविदा दी। सावी मुखिया जी और अन्नू के साथ घर आ गई और संयम दोस्तों से मिलने चला गया। देर रात संयम जब घर लौटा तो वो सहज न था। सावी के पूछने पर उसने कुछ न कहा और सो गया। सुबह जब फिर सावी ने पूछा, कल रात आपने मुझसे बात क्यों नहीं की? मैंने कुछ पूछा तो जवाब भी नहीं दिया। संयम बोला, अरे मैं बहुत थक गया था, तुम्हें भी तो सुबह जल्दी उठना होता है, इसलिए मैंने सोचा सुबह बात करेंगे। बोलो क्या कहना है? सावी को अब संयम बिल्कुल सहज लग रहा था। शायद शादी की थकान से उसका व्यवहार कुछ अलग था। वो बोली, कुछ नहीं, अब याद नहीं। सावी ने पहली बार ससुराल की रसोई में हलवा बनाया। मुखिया जी ने उसे सगुन दिया। अन्नू ने संयम का कान मरोड़ कर कहा, तुम्हें तो मीठा पसंद ही नहीं, फिर आज क्यों खाया? अरे माँ, मैंने सोचा ये भी रस्म होती होगी, खाना पड़ता होगा, इसलिए खा लिया। संयम का जवाब सुनकर सब हंस पड़े। मुखिया जी और संयम काम पर चले गए। अन्नू और सावी भी घर के कामों में लग गए। संयम सावी का बड़ा ध्यान रखता था। जब काम पर से वापस आता तो नाश्ता लेकर आता था। उसे पता था सावी को कचौरियाँ बहुत पसंद है। उसकी सुविधा असुविधा का ध्यान भी रखता था। नए घर में सहज होने में उसकी हर संभव मदद करता। सावी भी सभी का ध्यान रखती थी। मुखिया जी, सासू जी और पति का। सभी खुश थे, सब कुछ बढ़िया था। बस कभी कभार संयम के व्यवहार में सावी को बदलाव लगता, परंतु कुछ समय बाद वो इतना सहज हो जाता कि सावी को खुद पर ही संदेह होता कि उसने ही गलत सोचा होगा। परंतु बार बार ऐसा होने से अब वो सहज नहीं हो पा रही थी। अब उसका मन ये मानने को तैयार नहीं था कि सब ठीक है। जब भी संयम रात को देर से आता, वो सावी के साथ कम से कम बात करता और सो जाता। उसे यकीन हो गया था कि जब जब संयम शाम को मुखिया जी के साथ नहीं आता है, वो देर रात को आता है, तो उसका व्यवहार बिल्कुल अलग होता है। उसने सोचा माँ जी से बात करनी चाहिए। बड़ी हिम्मत जुटाकर वो अन्नू से बोली, माँ जी, जब भी ये बाबूजी के साथ घर नहीं आते तब ये बिल्कुल बदले बदले होते हैं। देर रात से आते हैं, खाना भी नहीं खाते। अन्नू ने नजरें बचाते हुए कहा, हाँ सावी, कुछ सालों पहले इसकी संगत बिगड़ गई। मेरे संयम को कोई बुरी आदत नहीं थी, परंतु ये गांव के बिगड़े लड़के, उन्होंने ही इसे नशा करना सिखाया है। सावी भूत बनी सब सुन रही थी। अन्नू आगे बोली, पहले से तो बहुत कम हो गया, अब तुम आ गई हो ना, सब ठीक हो जाएगा। तुम डरना मत, हम सब मिलकर ये आदत छुड़ाएंगे, तुम घबराना मत। सावी को स्वार्थ की इस हद पर घृणा हो रही थी। अपनी जिस संतान को खुद नहीं सुधार सके, उसे सुधारने के लिए किसी मासूम के जीवन से जुआ खेल रहे थे ये लोग। जब तक भ्रम में थी तब तक फिर भी सहज हो पा रही थी। अब तो वो सच्चाई जान चुकी थी। बड़ा धक्का लगा, पर किससे कहे? कहने से फायदा भी क्या? माँ बाप तो यही चाहते हैं, अगरबत्ती सी बने बेटियां, जहां भी हो जलते जलते भी सुगंध फैलाए। रात को जब संयम आया तो सावी का उतरा मुंह देख सावी से पूछा, क्या हुआ, तबीयत ठीक है नहीं है? घर जाना है, बोलो ना। सावी बोली, कुछ नहीं। संयम से सावी का उतरा चेहरा सहन नहीं हो रहा था। उसने अनु से पूछा, माँ सावी को क्या हुआ, वो बदली बदली लग रही है। अनु ने बताया, संयम, सावी तुम्हारी आदतों के बारे में जान गई, उसे बहुत दुख हुआ है, इसलिए असहज है। संयम, सावी के खातिर ही सही ये नशे छोड़ दो। कहते कहते वो रो पड़ी। संयम दौड़कर सावी के पास गया, अपना अपराध स्वीकार करते हुए बोला, सावी,
स्वयं को बदलने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। पहले से मुझ में काफ़ी सुधार भी आया है, परंतु कभी कभार दोस्तों के साथ शौक पूरे कर लेता हूँ। तुम्हें नहीं पसंद तो ये भी नहीं करूँगा, परंतु तुम उदास मत हो। अब सावी पिघल गई। उसे लगा संयम को इतना पश्चाताप हो रहा है तो उसे एक मौका मिलना ही चाहिए। अगले सप्ताह सावी को लेने विनोद बाबू आए। सावी को जल्दी आने का कह अन्नू ने विदा किया। वहां साधना और अम्मा जी उसकी राह में निगाहें बिछाकर बैठे थे। सबने सब खूब बातें की, भोजन किया। सोते समय अम्मा जी ने सावी से पूछ ही लिया, जितनी खुश तुम विदाई के समय थी उतनी खुश अभी नहीं लग रही हो, सब ठीक है ना? सावी ने हंसते हुए कहा, विदाई के समय इसलिए खुश थी क्योंकि संयम के पास जाना था और अभी मैं उससे दूर हूँ। और दोनों हंस पड़ी। सावी को आए 5 दिन भी नहीं हुए और अन्नू का फोन आया। बोली, हो सके तो एक बार आ जाओ, संयम को संभालने की जरूरत है, फिर चाहे कुछ दिन बाद वापस चली जाना। सावी ने ठीक है कहकर फोन रख दिया। फिर संयम से बात की। क्या हुआ आपको? कल शाम तक तो आप ठीक थे जब हमारी बात हुई थी। अभी माँ जी ने बताया। क्या हुआ? संयम संकोच से बोला, कल रात कुछ दोस्त घर आ गए थे बुलाने। जब वापस घर आ रहा था तो मेरा संतुलन नहीं रहा और कार का एक्सीडेंट हो गया। मुझे ज़्यादा चोट नहीं आई है, परंतु माँ बाबूजी बहुत घबरा गए। सावी बोली, लेकिन आपने तो वादा किया था आप कभी शराब छुएंगे भी नहीं। फिर सावी ने फोन काट दिया। जिस समाज में उसकी परवरिश हुई थी, उसे जो संस्कार मिले थे, उसमें पति की गलती पर पर्दा डालना और अपना ही नसीब में लिखा मान लेना सिखाया गया था। उसने घर में यही बताया कि संयम को काम से बाहर जाना है और वो मुझे साथ ले जाना चाहता है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। विनोद बाबू बाजार से मिठाई ले आए। साधना भी नए ड्रेस ले आई। सावी के साथ भेजने का सामान मंगवाया गया। अम्मा जी ने भी कुछ सामान मंगवाया, कैनवास के बोर्ड और ब्रशेस। कलर देते हुए वो सावी को बोली, जो मुझे नहीं बता रही हो, सबसे छुपा रही हो, वो इस कैनवास के बोर्ड पर उतार देना, तुम्हारा दिल हल्का हो जाएगा। नम आंसू से सावी ने सबसे विदा ली। घर आकर जब संयम को देखा तो रो पड़ी। क्यों करते हो आप इतना नशा? कुछ हो जाता तो? संयम ने उसे भरोसा दिलाया वो फिर कभी शराब को हाथ नहीं लगाएगा। सावी के पास संयम के ऊपर भरोसा करने के अलावा विकल्प भी क्या था? बहुत जल्द संयम की सेहत में सुधार हो रहा था। अन्नू ने मुखिया जी से कहा, सावी ने दिन रात एक कर दिए संयम की देखभाल में, बड़ी भली लड़की है। मुखिया जी बोले, हाँ, शायद हमारा बेटा इसके योग्य ही नहीं है, हमसे पाप हो गया। सोचा तो ये था कि संयम सुधर जाएगा, परंतु अब अपने ही निर्णय पर ग्लानि हो रही है। मुखिया जी और अन्नू को सावी के साथ किए धोखे का पश्चाताप तो था, परंतु अब भी उन्होंने सावी से बड़ी उम्मीदें लगाई हुई थी। क्या पता इस बार कुछ चमत्कार हो जाए, संयम में परिवर्तन हो जाए। इसलिए मुखिया जी और अन्नू ने सावी से बात की। बहू, संयम की तरफ से हम बड़े शर्मिंदा हैं। वो दिल का बुरा नहीं है, बस कुछ वक्त के लिए बहक जाता है। सावी ने प्रत्युत्तर में उनसे तो कुछ न कहा, परंतु मन ही मन सोचा, जो बात पहले बतानी थी वो अब बता रहे हैं। अपनी संतान को स्वयं नहीं सुधार सके और मुझसे इतनी बड़ी उम्मीद। फिर अन्नू बोली, सावी, अपने माता पिता और अम्मा जी को ये सब मत बताना, बेवजह दुखी हो जाएंगे। मेरा मन कहता है संयम एक दिन जरूर सुधर जाएगा। सावी को ये अच्छी बातें बड़ी बुरी लग रही थी। जिन्हें अपनी इज्जत की इतनी परवाह है, वो किसी की बेटी के लिए कितने बेपरवाह हो गए थे। अब संयम बिल्कुल ठीक हो गया था। मुखिया जी के साथ काम पर जाने लगा। सावी ने पीहर से मिले तोहफे खोले और सास को दिखाए। कैनवास बोर्ड और कलर्स देखकर अन्नू ने आश्चर्य से पूछा, क्या तुम्हें पेंटिंग आती है? सावी ने कहा, हाँ माँ जी, आती है और अब से मैं बनाऊंगी भी। हफ्ते भर सब ठीक चला।
फिर संयम का दोस्तों में जाना, देर से आना फिर से शुरू हो गया। वो अब अक्सर देर से आने लगा। सावी न उससे कुछ कहती, न घर में किसी से शिकायत करती। संयम देर रात तक अपना शौक पूरा करता और सावी घर में अपना शौक पूरा करती, या यूं कह लो जिसे सबने शौक का नाम दे रखा था वो जरिया बन गया था उसका दर्द बयां करने का। ठीक वैसे ही जैसे एक कवि कागज पर अपनी सारी भावनाएं उलेट देता है, वो अपना दर्द चित्रकारी के जरिए कैनवास पर उतारने लगी। वो जितनी ज़्यादा दर्द में होती, पेंटिंग उतनी ही जीवित लगती। उसे अपनी स्थिति पर हंसी आ रही थी। अच्छी पेंटिंग बनाने के लिए क्या करे? ईश्वर से और अधिक दर्द की प्रार्थना करे? अब चित्रकारी अब उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गई। अगर समय की कमी होती तो खाना छोड़कर भी चित्रकारी तो बनाती ही। अम्मा जी के दिए सारे बोर्ड उसकी कला के नमूने बन गए। अम्मा जी ने शहर से एक आदमी भेजा और सावी की सारी पेंटिंग्स मंगवा ली और साथ ही फिर से नए बोर्ड भी भेज दिए। जिस प्रदर्शनी में सावी को भाग लेना था, अम्मा जी ने सावी के पेंटिंग्स वहाँ रखवाए। 3 दिन की प्रदर्शनी के बाद वहाँ सावी की एक भी पेंटिंग नहीं बची थी। उसकी निपुणता का अब कोई पर्याय न था। उसकी पेंटिंग शहर में काफ़ी पसंद की जाने लगी। अम्मा जी ने बोर्ड भेजने और पेंटिंग मंगवाने का सिलसिला जारी रखा। मुखिया जी और अन्नू को ये सब कम अच्छा लग रहा था। अब संयम को सुधारेगा कौन, ये चिंता उन्हें सता रही थी। एक दिन अन्नू ने टोक ही दिया, सावी अपने शौक को नशा मत बनाओ, सुबह शाम एक ही काम। इस वक्त तुम्हें संयम पर ध्यान देना चाहिए। अब तुम्हारी शादी हो गई है, वैवाहिक जीवन की कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, पहले उन्हें उठाओ फिर शौक पूरा करो। अम्मा जी सब कुछ सुन रही थी। वो बोली, बहन जी आपकी एक एक बात सच है, परंतु जो शिक्षा आप इसे दे रही हैं, यदि पहले अपने बेटे को दी होती तो बेहतर होता, शायद ये दिन ही ना आता। इसके जिस शौक को आप नशा कह रही हैं वो इसका हुनर है। सावी अम्मा जी को आया देखकर चौंक उठी। अम्मा आप यहाँ? अम्मा जी बोली, हाँ, हमारे शहर के हर घर की हर दीवार को तुम्हारी पेंटिंग का इंतजार है। मैं तुम्हें लेने आई हूँ। प्रदर्शनी में लगे तुम्हारे पेंटिंग प्रथम स्थान पर रहे हैं। कल तुम्हारा सम्मान होगा, चलो मेरे साथ। अन्नू घबरा सी गई। अम्मा जी आप ऐसे कैसे सावी को ले जा सकते हैं? अभी संयम को इसकी जरूरत है। सावी साथ रहेगी तो वो जल्द ही सुधर जाएगा। इसे अभी मत ले जाइए, नहीं तो वो फिर से नशे के दलदल में धंस जाएगा। वो सावी से बहुत प्यार करता है। अम्मा जी बोली, यदि वो सावी से सचमुच प्यार करता है तो वो खुद नशा छोड़कर इसे लेने आएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर हम कचहरी में ही मिलेंगे। सावी को एक बार फिर अपने वकील पर गर्व हुआ। अम्मा जी सावी को लेकर और सावी अपने हुनर के साथ हवेली से निकल पड़े।